A very good morning, everyone. A warm welcome to today's discussion on the newspapers Hindu as well as Indian Express. My name is Yasmin Gill, so let us start with the discussion. Our first topic for the day is mitigate arsenic and fluoride contamination in groundwater. This has been said by NGT, यानी कि National Green Tribunal to state governments. अब यहाँ पे देखो, once you got a question in prelims related to कि इंडिया की ग्राउंड वाटर में क्या क्या कंटामिनेट्स है, ये तो आपका प्री स्पेसिफिक पॉइंट है. इफ यू लुक एट द मेन्स पार्ट ऑफ इट, जो यहाँ पे ना एक आपको वाटर के लिए यू हैव टू नो इंपॉर्टेंट कमिटी नोन एज मिहिर शाह कमेटी. मिहिर शाह कमेटी 2016 की एक कमेटी थी जिसने इंडिया की जो वाटर की डिप्लीशन की प्रॉब्लम है, इंडिया में कंटामिनेशन की प्रॉब्लम भी है पानी की. फॉर एग्जांपल पानी में यूरेनियम की कंटामिनेशन है, फ्लोराइड की कंटामिनेशन है, आर्सेनिक की कंटामिनेशन है. जैसे जो फ्लोराइड की कंटामिनेशन है, इससे मेनली आपके बोन एंड टीथ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है. जो आर्सेनिक की कंटामिनेशन है, दिस लीड्स टू आपके स्किन पे लेशंस हो जाते हैं एंड इट आल्सो इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर, व्हिच मींस इट इज कैंसर कॉजिंग इन नेचर. जो मिहिर शाह कमेटी है, इट मेनली टॉक्ड अबाउट कि वाटर की जो डिप्लीशन की प्रॉब्लम है, इसको हम इंडिया में कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो आइडियली अगर आप देखोगे ना, वी हैड सेपरेट गवर्निंग बॉडीज फॉर सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. हमारा जो ग्राउंड वाटर था उसके लिए वी हैड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, और जो हमारी सरफेस वाटर को टेकअप करती थी बॉडी, दैट वाज सेंट्रल वाटर कमीशन. तो मिहिर शाह कमेटी ने ये बोला कि क्योंकि वाटर तो एक सिंगल सोर्स ही फॉर्म करता है, आपका अगर आप वाटर साइकिल देखोगे तो जो ग्राउंड वाटर है वो इवेंचुअली आपका सरफेस वाटर से ही परकोलेट होके बनता है. देयरफॉर देयर मस्ट बी अ कॉमन वाटर गवर्निंग बॉडी फॉर बोथ दीज, आपका सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. इसलिए जब भी आपको कभी पानी के ऊपर, वाटर इश्यूज के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, सो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट मिहिर शाह की रिकमेंडेशन, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि इन दोनों बॉडीज को मर्ज करके नेशनल वाटर कमीशन बनाना चाहिए, सो दैट वाटर गवर्नेंस बिकम्स स्मूथर. ठीक है. इसके अलावा वाटर गवर्नेंस में यू कैन टॉक अबाउट पानी पंचायत. ठीक है, कि पानी पंचायत ना लोकल लेवल पे वाटर की प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है. ठीक है, तो ये छोटी सी क्लिपिंग थी, जस्ट एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन है जो आपको मेंस में हेल्प कर सकती है. नाउ वी कम टू टुडेज मेन इशू, इंडियाज पोस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्यूचर फ्रॉम रेड सन टू रेड डॉन. तो अब ये आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको हम कॉमन पार्लेंस में भी टॉक अबाउट इट एज मार्क्सिज्म, माओइज्म, डिफरेंट नाम देते हैं लोग, है ना. सो वील टॉक अबाउट दिस. इसके रिलेटेड ना PYQ, इफ यू सी योर सिक्योरिटी पोर्शन इन GS3, every alternate year there is a question either related to Jammu and Kashmir or there is a question related to Marxism or left wing extremism. So आपका कुछ ना कुछ इस particular area से आता ही है आपको पेपर में. For example, 2022 में we had a question, Naxalism is a social, economic and developmental issue manifesting as a violent internal security threat. तो ये बोल रहे हैं कि नक्सलिज्म जो है एक सोशल इशू भी है, इकोनॉमिक इशू भी है और डेवलपमेंटल इशू भी है, जो कि एक सिक्योरिटी थ्रेट की फॉर्म में एमर्ज कर रहा है. सजेस्ट अ स्ट्रैटेजी टू टैकल द मेनेस ऑफ नक्सलिज्म. सो वील जस्ट गो थ्रू द होल इशू इन डिटेल. टू अंडरस्टैंड नक्सलिज्म समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेयर इज दिस आइडियोलॉजी कमिंग फ्रॉम, वेयर इज इट गेटिंग इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम. अगर हम यूरोप की हिस्ट्री देखें, यूरोप में लगभग आपका 1750s 1800s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्ट हुई थी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब जर्मनी में आई तो आपका 1830s के करीब एक थिंकर कार्ल मार्क्स राइज हुए, जिनसे ही थ्योरी बनती है मार्क्सिज्म की. कार्ल मार्क्स ने देखा कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इज शिफ्टिंग फ्रॉम अग्रेरियन सोसाइटी टू बीइंग एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कैपिटलिस्ट थे उस टाइम के वो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे, और जो पहले लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे वो वर्कर्स अब उठ के शहरों में आ गए, सिटीज में आ गए, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग इन दी फैक्ट्रीज. तो यहाँ से अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक कंबाइंड सी मूवमेंट स्टार्ट हुई. तो कार्ल मार्क्स ने ऑब्जर्व करा कि द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन दीज फैक्ट्रीज, उनकी कंडीशंस बहुत पथेटिक है, दे आर वर्किंग इन वेरी टफ कंडीशंस, उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं, जो हम नॉर्मल बात करते हैं ना वर्किंग आपके प्रोटेस्ट में कि 8 आवर वर्किंग होना चाहिए, सो उससे काफी ज्यादा है. देन जो वर्किंग कंडीशंस है, आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह नहीं है. देन कैपिटलिज्म का जो मेन आइडिया है दैट इज कि आपके प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, और प्रॉफिट्स तब मैक्सिमाइज होंगे जब वर्कर्स की पे कम होगी. ठीक है, तो ये भी मार्क्स ने ऑब्जर्व किया. एज अ रिजल्ट ही कंक्लूडेड कि यहाँ पे जो है ना वर्कर्स की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है,
क्योंकि इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा है दोनों क्लासेस के बीच में. सो ही सजेस्टेड कि जितने भी वर्कर हैं दुनिया भर के वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट टुगेदर, एंड उसने एक रेवोल्यूशन सजेस्ट की वेयर बाय ही सजेस्टेड स्टेजेस, ठीक है, रेवोल्यूशन की. तो इनिशियली कार्ल मार्क्स सजेस्टेड कि सोशलिज्म आना चाहिए जहां पे स्टेट कंट्रोल रहेगा, बट इवेंचुअली उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी. जब तक कम्युनिज्म आएगा देयर विल बी नो स्टेट, तो आपके वर्कर्स अपने आप से चलाएंगे कंट्री को, ठीक है. वर्कर्स की प्रोलेटेरिएट जो है वो चलाएगी कंट्री को. मार्क्स की इस आइडियोलॉजी ने बाकी देशों को भी इंस्पायर किया. फॉर एग्जाम्पल चाइना में करीबन 1930s 1950s 1970s के करीब माओ जेडोंग नाम के एक लीडर उठते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में. माओ जेडोंग वही चीज जो कार्ल मार्क्स ने वर्कर्स जो अर्बन एरियाज में काम कर रहे थे उस पे लगाई थी, उसी को माओ जेडोंग पीजेंट रेवोल्यूशन क्रिएट करने के लिए चाइना में यूज करते हैं. लेकिन माओइज्म जो कि माओ जेडोंग की फिलॉसफी से प्रेरित है इज डिफरेंट फ्रॉम मार्क्सिज्म. कैसे? कार्ल मार्क्स ने जब जर्मनी पे ये स्टडी की थी इट वाज मेनली रिलेटेड टू अर्बन वर्कर्स, whereas माओ जेडोंग ने जब स्टडी की थी चाइना में दैट वाज मेनली रिलेटेड टू आपके पीजेंट्स, अग्रेरियन सेटअप में स्टडी की थी. प्लस अगर आप कार्ल मार्क्स का आइडिया देखोगे ही सजेस्टेड कि इमीडिएटली एक रेवोल्यूशन होनी चाहिए, whereas जब आप माओइज्म की बात करोगे चाइना में उनका आइडिया था प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर. प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर क्या होता है कि एक लंबे टाइम तक आप जो है स्टेट की कैपेसिटी को वीकन कर दो. इसमें क्या होगा ना कि यूजुअली रूरल एरियाज जो है वो अर्बन एरियाज को वीक कर देंगे, ठीक है. एंड इवेंचुअली रूरल, बेसिकली रूरल फोकस्ड रेवोल्यूशन थी, ठीक है, जो आपकी माओ जेडोंग वाली रेवोल्यूशन थी. ये जो माओ जेडोंग वाली चाइना वाली रेवोल्यूशन थी इनके आइडिया से इंडिया में भी उस टाइम 1967 में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे एक पीजेंट रिवोल्ट स्टार्ट हुआ विच इज नोन एज नक्सलबारी अपराइजिंग इन वेस्ट बंगाल. नक्सलबारी बेसिकली एक विलेज का नाम है इन वेस्ट बंगाल. यहाँ पे लोकल लैंड आपके रेवेन्यू कलेक्शन के अगेंस्ट जो पीजेंट्स है उन्होंने रिवोल्ट किया 1967, ठीक है. तो आप साइज इफ यू हैव अंडरस्टूड द होल पिक्चर, फर्स्टली हमारी जर्मनी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है जहां पे एक थिंकर उठते हैं कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स का आइडिया वहां की सोसाइटी पे एप्लीकेबल है, अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज पे एप्लीकेबल है, लेकिन इससे इंस्पायर होके चाइना में माओ जेडोंग इसी आइडिया को पीजेंट्स पे लागू करते हैं, पीजेंट रेवोल्यूशन की आइडिया देते हैं. इस पीजेंट रेवोल्यूशन से इंडिया में भी एक अपराइजिंग इंस्पायर होती है इन 1967 बाय द नेम ऑफ नक्सलबाड़ी अपराइजिंग विच टुक प्लेस इन वेस्ट बंगाल. इसमें धीरे धीरे ये वाली जो अपराइजिंग थी 1961 वाली द गवर्नमेंट सप्रेस्ड इट, बट ओवरऑल इसका जो इंस्पिरेशन है लेट स्प्रेड अक्रॉस मेनी रीजन्स ऑफ द कंट्री. एंड आपका ये जो साइड पे मैप बना हुआ है, जब इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की स्टार्ट हुई सो बेसिकली उनका आइडिया था कि हम काफी स्टेट्स को कवर करेंगे. ये जो आपका जिसको उन्होंने बोला रेड कॉरिडोर बनाएंगे. व्हाट इज दिस रेड कॉरिडोर? इन्होंने बोला कि नेपाल के पशुपतिनाथ टेम्पल से लेके आंध्र प्रदेश के तिरुपति टेम्पल तक सारा एरिया आपका नक्सल्स के कंट्रोल में होगा. सो ये इनका आइडिया था रेड कॉरिडोर का. एंड हाउ डिड दे टेंड टू अचीव इट? दो तरीके से. एक तो प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर, रूरल एरियाज को स्ट्रेंथन करके अर्बन एरियाज को वीक करके, प्लस गुएरिला वॉरफेयर. गुएरिला वॉरफेयर क्या है? एक लार्जर यूनिट को यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स. ये छोटे छोटे यूनिट्स छोटे छोटे अटैक्स करेंगी जो बहुत क्विक होंगे इन नेचर. एज अ रिजल्ट जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इक्विप्ड नहीं होंगे इनसे डील करने में. सो दिस इज हाउ योर नक्सलबाड़ी मूवमेंट लेड टू स्टार्ट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, ठीक है. अब इसको ना आप देखो लेफ्ट विंग बोल रहे हैं ना, एक होता है राइट विंग, राइट विंगर्स आप पढ़ते होगे पॉलिटिक्स में है ना, राइट विंग और लेफ्ट विंग. ये टर्म्स कहां से स्टार्ट हुई हैं? फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुई थी जहां पे जो मेन सेंट्रल अथॉरिटी है, मोनार्की है, उसके साइड पे जो लोग बैठते थे, लेफ्ट साइड पे जो लोग बैठते थे वहां से स्टार्ट हुई कि ये लेफ्ट विंगर्स हैं. राइट साइड पे जो लोग बैठते थे वहां से स्टार्ट हुई कि ये आपके राइट विंगर्स हैं. इनमें फर्क क्या है? राइट विंगर पीपल आर मेनली कंजर्वेटिव पीपल. ये जो करंट सिनेरियो है उसको प्रिजर्व करने की बात करते हैं. वेराज जो लेफ्ट विंगर्स होते हैं दे आर रैडिकल इन नेचर, इक्वालिटी, रेवोल्यूशन, इन सब चीजों की बात करते हैं. सो ये जो हमारी आपकी नक्सलबाड़ी मूवमेंट है जिसके बारे में हमने पिछले आर्टिकल में अभी देखा, इंडिया पोस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्यूचर, कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खत्म होने के बाद इंडिया का क्या फ्यूचर स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए.
सो ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ये आपका रैडिकल आइडियोलॉजी के साथ डील करता है, रेवोल्यूशन के साथ डील करता है, ठीक है। एंड व्हाट आर द कोर इश्यूज, इस मूवमेंट के कोर इश्यूज क्या है? नंबर वन, इंडिया में जब लैंड रिफॉर्म्स हुए तो लैंड रिफॉर्म्स से प्रॉपर लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाई, जिसकी वजह से देयर वर सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल जिनके पास लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट होके नहीं पहुंचा। तो इनइक्वालिटी है लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो एक तो लैंड रिफॉर्म्स। सेकेंड, अगर आप ये रेड कॉरिडोर देखोगे, दिस इज द पोर्शन ऑफ इंडिया और दिस इज द सेक्शन ऑफ इंडिया विच इज वेरी रिच इन मिनरल्स। तो ये वाला रीजन आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा नेचुरली मिनरल रिसोर्सेज में काफी ज्यादा रिच है। फॉर एग्जाम्पल कोल, फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट इंडिया को अगर डेवलप करना है तो वी नीड दीज रिसोर्सेज, राइट। प्लस यहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज भी बहुत हैं जिसपे ट्राइबल्स डिपेंडेंट है, ठीक है। इस एरिया में हम जब भी प्रोजेक्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स? माइनिंग प्रोजेक्ट्स, यहाँ की आपके मिनरल्स को माइन करने के लिए, या फिर इवन जो आपके डैम्स वगैरह हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर पावर को हार्नेस करने के लिए। दोनों ही केसेस में यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्राइबल्स की तरफ से प्रोटेस्ट हो जाता है। वाई? बिकॉज दे हैव टू बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है, या उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है अपनी लैंड से। एज अ रिजल्ट जो नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट का आइडिया है और जो इनके लिए डेवलपमेंट का आइडिया है, इनका डेवलपमेंट का आइडिया क्या है? फॉरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, फॉरेस्ट के साथ को एग्जिस्टेंस में जुड़ा हुआ है, ट्राइबल नेचर है सोसाइटी का। तो इनका जो डेवलपमेंट का आइडिया है और जो नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट का आइडिया है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। सो ये जो अंडर डेवलपमेंट है इस एरिया में, this is the second cause which has led to the rise of left wing extremism. Third, there is inequality in the society. ट्राइबल एरियाज में पहले भी थोड़ी आइसोलेशन भी थी, सो दिस ऑल हैज कंबाइंड टुगेदर। लिटरेसी रेट्स कम है, हेल्थ कंसर्न्स है, इनके अपने ट्राइबल हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। सो इस वजह से जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना सिकल सेल एनीमिया, इस तरह की डिसीजेस ज्यादा होती हैं। देन मलेरिया की प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। सो ये सारे इश्यूज के कारण यहाँ की ज्योग्राफी प्लस यहाँ की इकोनॉमी कंबाइन होके इस इशू को काफी ज्यादा आपका मार्जिनलाइज बना देती है, डेवलपमेंट में पीछे ले जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का राइज होता है। अब अगर हम देखें 2005 में गवर्नमेंट केम अप विद अ स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल दिस नक्सलिज्म, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्राइबल मिलिशिया, जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं उन्हीं को ही काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में ट्रेन किया, उन्हीं को ही वेपन्स की ट्रेनिंग दी, सो दैट अगर कल को रिक्वायरमेंट पड़े तो इवन दे कैन फाइट अगेंस्ट द लेफ्ट विंग पीपल, ठीक है। सो अब इसमें क्या हुआ कि 2005 में एक फोर्स बनाई गई जिसको बोला गया सलवा जुदुम। लेकिन जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के प्रमोटर्स थे, जो एक्चुअली क्लेम करते थे कि हम ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उनको जब ट्राइबल्स ने ये मिलिशिया बनाई, ट्राइबल गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स को साथ लेके ये मिलिशिया बनाई, तो एज अ रिजल्ट इन्होंने एक लोकल लीडर को बड़े बेरहमी से मार दिया, ठीक है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ये जो सलवा जुलूम है इसको खारिज कर दिया था बाय सेइंग दैट दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड, कि आप ट्राइबल्स पीपल को या ऑर्डिनरी सिटीजन्स को वेपनरी देके इस तरह से ट्रेन नहीं कर सकते। 2009 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे एंड ही डिक्लेयर्ड कि जो हमारी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम है दैट इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर द कंट्री, क्योंकि उस टाइम पे ये चैलेंज पीक पे था। 2010 में एक बहुत ही डेडली माओइस्ट अटैक हुआ जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान जो है दे डाइड। एंड अगर आप इनका आइडिया देखोगे, दे टेंड टू टारगेट स्टेट की लेजिटिमेसी। अगर स्टेट की रोड्स बन रही है इस एरिया में तो वो उस रोड्स को टारगेट करेंगे, अगर स्टेट के स्कूल्स बन रहे हैं इस एरिया में तो वो स्कूल्स को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो अब रिसेंटली व्हाई इज दिस इन न्यूज? बिकॉज 2026 में ही मार्च मंथ में अमित शाह हु इज द होम मिनिस्टर हैज डिक्लेयर्ड कि अभी हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से आगे आ चुके हैं, वी हैव फिनिश्ड द प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सो ये जो आर्टिकल है इट टॉक्स अबाउट व्हाट शुड बी द फर्दर स्ट्रैटेजी, कि अब जब हमें लगता है कि हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को इंडिया में कर्व कर दिया है, जो कि आपका नक्सलबाड़ी मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था, इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। सो अभी ना इस आर्टिकल में देयर आर सर्टेन लाइंस जो आप अपने मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हो, विच आर वेरी हेल्पफुल, अच्छी लाइंस है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा गया है कि सिक्योरिटी तो हैज बीन डिलीवर्ड बट नाउ वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस, कि सिक्योरिटी के तौर पे तो हमने नक्सलिज्म को या आपकी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कर्व कर दिया है, काफी हद तक ये सिचुएशन मैनेज हो गई है। इनफैक्ट वायलेंस बाय ओवर 80% डिक्लाइन हो गया है, बट अभी भी हमें जो गवर्नेंस है, हेल्थ, एजुकेशन, इंटीग्रेशन विद द अदर
पीपल ऑफ द मेनलैंड, ये सब अभी भी करना बाकी है। सो दे से कि सिक्योरिटी गेन्स जो है ये पूरी जर्नी को खत्म नहीं करते, इनफैक्ट सिक्योरिटी मेंटेन होना तो सिर्फ एक ओपनिंग है। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बाय प्रोवाइडिंग एंड इंश्योरिंग कि गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट इन तक प्रॉपर पहुंचे। सो दिस आर्टिकल सेज कि क्रेडिबिलिटी कैसे ट्रांसफर होगी लोगों में, कैसे लोग मानेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर का डेवलपमेंट का आइडिया सोच रही है, अगर लोकल लेवल पे इकोनॉमिक वेलफेयर पहुंचेगा, ठीक है। तभी जो हमारी नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट का आइडिया है और जो ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट का आइडिया है उसमें एक सॉर्ट ऑफ देयर विल बी अ सिमिलैरिटी इन इट, ठीक है। देन ये वाली बात हमने बात कर ली है कि इस एरिया की कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि मिनरल रिसोर्सेज है यहाँ पे। सो इसी वजह से जब हम गवर्नमेंट इंडिया को डेवलप करने की कोशिश करती है और यहाँ पे मिनरल एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश करती है, तो जो इंडिया का डेवलपमेंट का आइडिया है और जो यहाँ की डेवलपमेंट का आइडिया है उसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और क्या एडिशनल पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप आंसर्स में ड्रॉप कर सकते हो? वन इज की एरिया बेस्ड प्लान होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बस्तर एरिया है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे नक्सलिज्म काफी ज्यादा डोमिनेंट था, तो स्पेसिफिकली एरिया को टारगेट करने वाले प्लान होने चाहिए। प्लस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एपिसोडिक इंटरवेंशन कर रहे हो कि थोड़े थोड़े टाइम बाद गवर्नमेंट आ रही है, 5-5 साल बाद इलेक्शंस के, रादर एक सस्टेन्ड वे में रिकंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सी 2005-2006 में इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन आई जिसका नाम है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। जो ये ट्राइबल लोग हैं इनकी इकोनॉमी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के साथ काफी ज्यादा डिपेंडेंट एंड सस्टेनेबली एग्जिस्ट करती थी। दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल महुआ फ्लावर्स कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक फ्लावर्स ग्रो होते हैं महुआ फ्लावर्स, उनको ये कुकिंग में यूज करते हैं। सिमिलरली लैक कलेक्ट करते हैं, इससे बैंगल्स बनती हैं, ठीक है। सिमिलरली हनी की कलेक्शन, तो इन सब ये जो छोटी छोटी चीजें फॉरेस्ट से कलेक्ट करके अपना लाइवलीहुड चलाते हैं ना, इसको वी कॉल इट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्या बोलते हैं? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब आपने ना अक्सर न्यूज में सुना होगा कि पंजाब, हरियाणा एंड इवन द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज फेमस फॉर ग्रोइंग राइस एंड व्हीट। और राइस एंड व्हीट की गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोक्योरमेंट करती है एट अ सर्टन मिनिमम प्राइस विच इज नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं। इसी तरीके से ट्राइबल एरियाज में भी ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, दिस इज ऑल्सो प्रोक्योर्ड एट एमएसपी, ठीक है। तो ये जो आपका तेंदू लीव्स हो गए, महुआ फ्लावर्स हो गए, इन सब की भी आपकी प्रोक्योरमेंट होती है एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बट द इशू इज कि यहाँ पे इतनी कलेक्शन प्रोक्योरमेंट में होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट इतनी डिसेंट्रलाइज लेवल पे वर्क नहीं करती है। प्लस अगर आप देखोगे इस एरिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना डेवलप नहीं है। एज अ रिजल्ट ट्राइबल्स जब यहाँ से फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं वो डायरेक्टली इसको मार्केट में नहीं सेल कर पाते, जिस वजह से दे स्टार्ट टू डिपेंड ऑन मिडल पीपल, मिडलमैन, ठीक है। मिडलमैन पे डिपेंड करते हैं, यहां से एक्सप्लॉयटेशन भी स्टार्ट हो जाती है और जो इनका ड्यू है फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कलेक्ट करके सेल करने पे वो इनको नहीं मिल पाता। एज अ रिजल्ट इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। तो जो हम चाहते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जिससे कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़े, यहाँ पे वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। हमने इसके लिए ये जो आपका सारा कलेक्शन वगैरह के लिए वी हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ बॉडी नोन एज ट्राइबल फेडरेशन, ठीक है। बट इवन देन जो प्रोक्योरमेंट है वो प्रॉपरली ट्राइबल एरियाज डायरेक्टली मार्केट में नहीं, ट्राइबल पीपल डायरेक्टली मार्केट में इन रिसोर्सेज को नहीं सेल कर पाते, ड्यू टू विच देयर इज अ डिपेंडेंस ऑन मिडलमैन। ये एक बात है। दूसरा अगर आप देखोगे ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है इट इज ऑल्सो नोन एज शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, इसके तहत अगर आप देखोगे तो ये जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं इनको एलिजिबल होने के लिए ना लैंड रिकॉर्ड्स प्रेजेंट करने होते हैं जो इनके पास अक्सर होते नहीं है। इस वजह से भी इनको फॉरेस्ट के जो राइट्स हैं वो प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, चाहे वो हैबिटेशन के राइट्स हैं, कलेक्शन के राइट्स हैं, ठीक है, वो सब नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि इनको सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं कि एटलीस्ट 75 ईयर्स से हमारी फैमिलीज फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, हैबिटेशन के लिए भी और हमारे लाइवलीहुड के लिए भी। लेकिन ये जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं इनके पास लैंड रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, ड्यू टू विच इनको भी इनके जो क्लेम्स हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत
आती है, ठीक है। देन ये आप पॉइंट लिख सकते हो मेंस में, ट्रीटिंग पीपल नॉट एज बेनिफिशियरीज बट राइट बेस्ड स्टेक होल्डर्स, कि लोगों को ना आप सिर्फ बेनिफिशियरी ना बनाओ, आप उनको स्टेक होल्डर अप्रोच, यानी कि आप जो डेवलपमेंट की अप्रोच है उसमें उनकी भी हिस्सेदारी हो, उनकी भी पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। सो लास्ट में ना आप अपने आंसर्स में इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो खत्म हो गया है, बट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, रादर ये तो स्टार्टिंग है, इट इज अ मॉरल थ्रेशोल्ड। अभी तो हमने सिक्योरिटी यहाँ पे अचीव की है, अब अभी हमें यहाँ पे डेवलपमेंट लेके जाती है, ठीक है। देन यहाँ पे ना इसी आर्टिकल में देयर वाज अ मेंशन ऑफ अ यूएस कॉन्फ्लिक्ट एक्सपर्ट, एक यूएस के कॉन्फ्लिक्ट एक्सपर्ट का मेंशन है, जो ये बात बोलते हैं कि जब भी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हमारी जनरल टेंडेंसी क्या रहती है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को सप्रेस किया जाए, क्योंकि ये सोसाइटी में एक माल फंक्शन है। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट एक्सपर्ट है ये बोलते हैं कि नहीं, अगर कॉन्फ्लिक्ट आए, कॉन्फ्लिक्ट एक इंडिकेटर है कि आपके उस पर्टिकुलर एरिया और उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, रिलेशंस आर ब्रोकन, देयरफॉर वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा उस पर्टिकुलर एरिया और उसके लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। अगर ये होगा तो कॉन्फ्लिक्ट नेचुरली नहीं होगा। हमने पहले भी बात की थी कि जो हमारा डेवलपमेंट का आइडिया है और जो इस एरिया का फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड डेवलपमेंट का आइडिया है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, तो जब तक ये रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा तब तक हमारा ये एरिया प्रॉपरली रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? नंबर वन, राइट बेस्ड अप्रोच, कि अगर ये लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारे अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट वेलर्स हैं, ठीक है, तो इनके जो फॉरेस्ट पे राइट्स हैं उनके क्लेम्स रिजेक्ट ना हो। दूसरा, रीजन स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिस एरिया को जैसे रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल बस्तर है, ठीक है, इसकी अलग रिक्वायरमेंट्स होगी, किसी और एरिया की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होगी, तो रीजन स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन हो। अलग अलग अगर स्कीम्स काम कर रही हैं तो स्कीम्स में कन्वर्जेंस हो। फाइनली इस आर्टिकल में बात की गई है AI4E अप्रोच की, कि कोई भी स्कीम है दैट शुड इंश्योर कि अकाउंटेबिलिटी हो स्कीम में, इनोवेशन, लोकल लेवल पे इनोवेटिव मेजर्स हो एज रिक्वायर्ड बाय पीपल, एविडेंस बेस्ड प्लानिंग हो कि अच्छा जी ट्राइबल एरियाज के हेल्थ कंसर्न्स तो अलग है रेस्ट ऑफ द इंडिया से, तो यहाँ का एविडेंस तो हमें अलग बताता है कि इनको तो सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ की हेल्थ इंटरवेंशंस बाकी एरिया से डिफरेंट होंगी, यहाँ के लिटरेसी रेट्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमें वुमेन लिटरेसी के लिए आपका डिफरेंट मेजर लेना पड़ेगा, यहाँ पे चाइल्ड डेथ्स की प्रॉब्लम्स डिफरेंट कारण की वजह से होती है, उसके लिए अलग मेजर लेना पड़ेगा, ठीक है। इक्विटी, इंश्योर की सोसाइटी में एक बैलेंस रहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में, एम्पथी और एफिशिएंसी, ठीक है। देन पुलिसिंग, ह्यूमेन पुलिसिंग, पुलिस के एक्सेसेस ना हो यहाँ पे, ठीक है। देन यूजुअली क्या होता है कि जो यूथ है उनकी एनर्जी आपकी मिस चैनल हो रही है, सो ड्यू टू विच ये आर्टिकल बात करता है कि यूथ को हमें प्रॉपर वे से जॉब्स में लगा के उनकी आपकी एनर्जी को अच्छे तरीके से चैनलाइज करना चाहिए। सो लास्ट में ना ये आपको इफ यू इवन वांट टू प्रैक्टिस आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है इसको आप एज अ क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, विच इज द फाइनल माइल इन पोस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जर्नी इज एज मच साइकोलॉजिकल एज इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव। ये क्या बात कर रहे हैं कि जब हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म खत्म हो चुका है तो इसका फाइनल स्टेप ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेना नहीं है, साइकोलॉजिकली भी लोगों को कनेक्ट करना है। इसीलिए अगर आप देखोगे ना जो हमारी फोर्स है जो यहाँ पे काम करती है CRPF, दे हैव अ स्ट्रेटजी विच इज नोन एज विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, कि हमें सिर्फ लोगों को तक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स नहीं पहुंचाने, हमें उनके दिल को भी जीतना है सो दैट दे फील कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ कंट्री, ठीक है। देन जब भी आप इस इशू को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आप एक बात कर सकते हैं कि इनकी जो लाइवलीहुड है और इनका जो लाइफस्टाइल है इट इज क्लोजली टाइड टू द आइडिया ऑफ जल, जंगल एंड जमीन। जल मीन्स वाटर रिसोर्सेज, जंगल अगेंस्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड जमीन मीन्स लैंड रिसोर्सेज। तो जब तक हम इन राइट्स को, जल, जंगल और जमीन के राइट्स को इनके रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक दिस एरिया कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद द रेस्ट ऑफ कंट्री। देन दूसरा हम बात कर सकते हैं सरेंडर पॉलिसीज की। मेनी स्टेट्स दे हैव फॉलोड रियली गुड सरेंडर स्ट्रेटजीज, जिसमें कि अगर आप सरेंडर करते हो, जो माओइज्म में इन्वॉल्व है, अगर वो ग्रुप सरेंडर करते हैं देन उनको आपकी सेपरेट से तरीके से एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है, दे कैन बी गिवन सर्टेन अमाउंट टू रीस्टार्ट देयर लाइफ्स, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ना ये एरिया देखोगे, नक्सल्स जो है या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को जो लोग प्रमोट करते हैं
इनकी इंटर स्टेट बाउंड्रीज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आंध्रा है ना, आंध्रा की बाउंड्री ओडिशा के साथ है। तो इस वजह से क्या होता था कि लेटर से कि आंध्रा की पुलिस आंध्रा वाले नक्सल्स पे एक्शन ले रही है, सो ये स्लिप करके ओडिशा में एंटर कर जाते थे एंड वाइस वर्सा, जिसकी वजह से पुलिस एक्शन मैनेज नहीं हो पाता था। वाई? बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, पुलिस भी स्टेट सब्जेक्ट है। तो दिस लेड टू सर्टेन प्रॉब्लम्स। तो आंध्रा में क्या हुआ, दे बेसिकली started to come up with a new idea, जिसका नाम था, उन्होंने ग्रे हाउंड फोर्स बनाई। ग्रे हाउंड इज द नेम ऑफ अ फोर्स। सो इस मॉडल के तहत दे स्टार्टेड इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, कि आपकी डिफरेंट स्टेट की पुलिस इकट्ठे कोऑर्डिनेट करके इन ग्रुप्स को टारगेट करेगी, ठीक है। तो ये वाला मॉडल भी आप मेंशन कर सकते हो, ग्रे हाउंड मॉडल, जिसमें छोटी छोटी टीम्स बना के, जो कि काफी मोबाइल है, काफी जल्दी एक्ट कर सकती है एंड इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के बेस पे फंक्शन करती है। देन एक और आइडिया है, जब हम नक्सलिज्म डिस्कस करते हैं तो साथ ही में डिस्कस होता है, विच इज अर्बन नक्सलिज्म। इक्वली इंपॉर्टेंट, कभी कभार ये भी न्यूज में रहता है। सी, हमने बात की कि जो चाइना में माओ जेडोंग नक्सलिज्म लेके आए, या इनफैक्ट माओइज्म लेके आए, दैट वाज मोर आपका पीजेंट रिलेटेड रेवोल्यूशन थी, ठीक है। उसी से इंस्पायर होके वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी विलेज में इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट हुआ, जो कि आपका काफी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में स्प्रेड हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर हम बात करें कि इनको सिर्फ रूरल एरियाज की सपोर्ट नहीं रहती है, अर्बन एरियाज में भी नक्सलिज्म आइडियोलॉजी वाइज प्रमोट होता है। ये जो अर्बन नक्सलिज्म का आइडिया है, ये मेनली आपका आइडियोलॉजिकल सपोर्ट की बात करते हैं। कहां से मिलती है इनको ये आइडियोलॉजिकल सपोर्ट? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया पीपल, इवन सर्टन एनजीओस। काफी ऐसे एनजीओस हैं जो कि फंडिंग के चैनल्स बनते हैं, ठीक है। तो इनको फंडिंग पहुंचाने के लिए भी काफी एनजीओ ऐसे हैं जो कि आपके चैनल्स बनते हैं, सो दैट आपके जो नक्सल ग्रुप्स हैं जो इन स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं, दे गेट द रिक्वायर्ड फंडिंग। तो ये जो अर्बन नक्सलिज्म है, दिस इज ऑल्सो बिकमिंग अ थ्रेट इन इंडिया। सो इसको भी टैकल करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स कीप अ चेक ऑन कि आपकी आइडियोलॉजिकली कैसे इनको सपोर्ट मिल रही है, वाया योर यूनिवर्सिटीज, वाया मीडिया पीपल, वाया राइटर्स, ऑथर्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया। देन गवर्नमेंट ऑल्सो केम अप विद समाधान डॉक्ट्रिन। ये आपकी बेसिकली पुलिस के लिए है यहाँ पे, कि स्मार्ट लीडरशिप हो, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी हो एंड एक्शनेबल इंटेलिजेंस हो। ऐसी इंटेलिजेंस गैदर करे जिसपे कि गवर्नमेंट और स्पेशली स्टेट पुलिस एक्ट कर सके, ठीक है। सो ये हो गया, दीज आर सर्टन पॉइंट्स जो आपके ओवरऑल इशू की, जो आपके डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, उसमें लिखने में इट कैन बी हेल्पफुल। नेक्स्ट अगर देखें, इन टुडेज न्यूज़पेपर देयर वाज दिस आर्टिकल, टॉक्सिक वर्कप्लेसेस take lives of 8.4 lakh people annually. International Labour Organization जो है, which is based in a city known as Geneva, has come up with this statistic कि हर साल 8,40,000 लोग आपके वर्क प्लेस स्ट्रेसेस के कारण, टॉक्सिक वर्क प्लेसेस के कारण दे टेक देयर लाइव्स, मतलब उनकी हेल्थ किसी ना किसी कारण से खराब होती है। स्पेसिफिकली कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, ठीक है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज वर्क प्लेस हरासमेंट है, वर्किंग आवर्स 8 आवर्स से काफी ज्यादा लंबे हैं, जॉब इनसिक्योरिटी है एक्सेट्रा, ड्यू टू विच 8,40,000 पीपल डाई एवरी ईयर। इनफैक्ट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 35% ऑफ वर्कर्स ऐसे हैं जो कि हफ्ते में दे वर्क मोर देन 48 आवर्स, विच मीन्स कि आप डेली बेसिस पे अगर आप देखो रफली 8 आवर्स से ज्यादा आप काम कर रहे हो, ठीक है। सो ये आप कहीं आपके वर्किंग कंडीशन पे डिपेंडेंट अगर कोई क्वेश्चन आता है, बिकॉज रिसेंटली इंडिया में वर्कर अनरेस्ट पे भी बात हो रही है। सो इफ एट ऑल अ क्वेश्चन कम्स, सो यू कैन कोट दिस रिपोर्ट बाय आगिल। Then there was this article on delimitation in federalism in the explained section. इसको थोड़ा सा हमने पहले डिस्कस किया था, बट वी डिस्कस्ड इट इन द फॉर्म ऑफ आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल के साथ थोड़ा सा अटैचिंग रेफरेंस दिया था। यहाँ पे हम इसको डिटेल में बात कर लेते हैं। सी, व्हाट डज डिलिमिटेशन मीन? डिलिमिटेशन का मतलब है, एक तो नंबर 1, लोकसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स हम फिक्स करते हैं। नॉट जस्ट लोकसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स, वी मस्ट इंश्योर कि जो हमारी हर स्टेट में जो कॉन्स्टिट्युएंसी है, हर स्टेट को ना हम इलेक्शन पर्पसेस के लिए कॉन्स्टिट्युएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। ओवरऑल इंडिया में 500 प्लस कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं। तो इस हम ये कोशिश करते हैं कि लेट अस से कि ओवरऑल हमारी कॉन्स्टिट्युएंसीज में रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक स्टेट है जिसमें लेट अस से कि सिर्फ 10 लोग हैं,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ 10 लोग हैं, यहाँ से एक एमपी सेलेक्ट हो रहा है, और कोई और बड़ी स्टेट है जहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेट को ना 10 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और यहाँ से 10 एमपी सिलेक्ट होंगे, तो हर 10 पीपल के पीछे एक एमपी है, ठीक है। सो हम इंश्योर करेंगे कि स्टेट्स हमारी इस तरीके से डिवाइड हो कि पर पर्सन हमारे जो एमपी पार्लियामेंट में पहुंचे हैं दैट शुड बी सेम ओवरऑल, हमारे कंट्री में हर स्टेट में आपका सेम होना चाहिए। तो ये जो सारी एक्सरसाइज है ये इलेक्शन कमीशन एंड डिलिमिटेशन कमीशन इकट्ठे करते हैं। अब वाई इज दिस रिक्वायर्ड, बिकॉज टाइम टू टाइम हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है, ठीक है, एंड ये हमारा 2060 तक हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज ही होनी है, इसी वजह से हमें टाइम टू टाइम डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। वाई, बिकॉज वी हैव चेंजिंग फर्टिलिटी लेवल्स, पॉपुलेशन चेंज होती है, प्लस इवन माइग्रेशन होती रहती है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। इंडिया में अगर हम देखें एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, आर्टिकल 81 और 82 के तहत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल्स हैं जिसके तहत हमारी डिलिमिटेशन कैरी ऑन होती है, ठीक है। वाई दिस इज डन, सो दैट एक हमारा बेसिक आइडिया मेंटेन रहे विच इज की 1 पर्सन 1 वोट। व्हाट डज 1 पर्सन 1 वोट मीन, कि पॉलिटिकल लेवल पे आप हर पर्सन को बराबर का हकदार मानो, दे आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ एज पर आपका पॉलिटिकल राइट्स आर कंसर्न्ड, कि हर पर्सन को अपने एमपी चुनने का बराबर का अधिकार, ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट के आइडिया पे। इसीलिए जो बड़ी स्टेट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगी, जो छोटी स्टेट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन आपके पार्लियामेंट में कम मेंबर्स की फॉर्म में होगी। लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे, चाहे वो लोकसभा हो विच इज हाउस ऑफ द पीपल, चाहे वो राज्यसभा हो विच इज द हाउस ऑफ स्टेट्स, दोनों में ही रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के बेस पे डिसाइड होती है। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी जो स्टेट्स की ज्यादा पॉपुलेशन है दे सेंड मोर नंबर ऑफ पीपल इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसमें अगर आप अमेरिका के साथ कंपेयर करोगे, वहां पे ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो राज्यसभा का इक्विवेलेंट है दैट इज नोन एज सेनेट, एंड अमेरिका में हर स्टेट, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी स्टेट है, सेनेट में बराबर के ही मेंबर्स भेजेगी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि अगर 50 स्टेट्स है तो हर स्टेट ने अपने 2 मेंबर भेजे, तो अगर सेनेट में 100 रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे हैं तो हर स्टेट के बराबर ही रिप्रेजेंटेटिव्स है, विच मींस अमेरिका में अगर 2 हाउसेस है पार्लियामेंट के, तो वहां पे एक हाउस में तो पॉपुलेशन के हिसाब से आते हैं कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है दैट स्टेट स्टैंड्स मोर मेंबर्स, बट जो सेनेट है उसमें हर स्टेट को बराबर की फुटिंग दी जाती है, सो दैट आपका एक फेडरलिज्म का जो हम आइडिया की बात करते हैं कि स्टेट और सेंटर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर रहनी चाहिए, वो भी मेंटेन रहे, हर स्टेट अपना बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन लेके आ सके। अब हमने देखा कि 1976 में एक अमेंडमेंट आई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एज पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इस ये जो डिलिमिटेशन है इसको, जो नंबर ऑफ सीट्स है इसको फ्रीज कर दिया गया एज पर 1971 सेंसस। कितने सालों के लिए? 25 सालों के लिए। ये क्यों किया गया? अब से देखो, अगर एक तरह से हम एक बार एक जगह पे वी आर सेइंग कि जो स्टेट्स बड़ी हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है दे मस्ट सेंड लार्जर नंबर ऑफ पीपल टू दी पार्लियामेंट, एक जगह हम ये बोल रहे हैं। दूसरी जगह सरकार फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सब मेजर्स भी लागू कर रही है, और इसको जो साउथ वाली स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल पे काफी ज्यादा काम किया। तो अब साउथ वाली स्टेट्स का ये कहना है कि हमने तो हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल की, एज अ रिजल्ट हमारी पॉपुलेशन कम हो गई, अब हमें तो इसका नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में कम जा रहे हैं। तो देयरफॉर साउथ की स्टेट्स को अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए पनिशमेंट ना मिले, देयरफॉर हमने क्या बोला कि 1971 सेंसस के बेस पे ही फ्रीज कर देते हैं सीट्स को, इसके बाद हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे। ऐसा हमने बोला कि 25 सालों तक हम यही चीज रखेंगे, ठीक है। यानी कि 1976 के बाद आपका 2000 समथिंग तक हम जो है सेम ही आइडिया को फॉलो करेंगे। लेकिन ये जो आर्टिकल है दिस पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि ये तो एक सुपरफिशियल रीजन था कि हमने बोल दिया कि साउथर्न स्टेट्स को हमें पनिश नहीं करना है, इसीलिए वी हैव फ्रोजन द सीट्स, ओवरऑल सीट्स। बट अगर आप साउथ का डेमोग्राफी देखोगे तो जब फैमिली प्लानिंग के आने से पहले भी उनके फर्टिलिटी रेट्स कम ही थे। तो ऐसा नहीं है कि फैमिली प्लानिंग जब सरकार ने स्टार्ट की या पॉपुलेशन कंट्रोल जब सरकार ने स्टार्ट किया उसकी वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स में आपकी पॉपुलेशन कम है, नहीं, या फर्टिलिटी रेट्स कम है, नहीं। फैमिली प्लानिंग स्टार्ट होने से पहले, इवन पॉपुलेशन प्लानिंग से पहले भी अगर आप साउथ की स्टेट्स और बाकी स्टेट्स को देखोगे
तो साउथ की स्टेट्स के फर्टिलिटी लेवल, साउथ की स्टेट्स की पॉपुलेशन तब भी कमी थी एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो ये पर्टिकुलर आर्टिकल ये बोलता है कि अगर आप 1970s की बात करते हो ना, उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, और प्लानिंग जो अभी डिसमेंटल हो गया है, जिसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है, सो प्लानिंग कमीशन भी तब स्टेट को रिसोर्सेज दिया करता था, रेवेन्यू दिया करता था, रेवेन्यू शेयर किया करता था, और उस टाइम पे सोशलिज्म भी बहुत ज्यादा डोमिनेंट था एज एन आइडियोलॉजी। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका काफी ज्यादा कंट्रोल रहता था स्टेट के रिसोर्सेज के ऊपर। तो प्लानिंग कमीशन की इस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होती थी, डिपेंड क्यों, क्योंकि वो काफी पॉलिटिकली ओरिएंटेड आपकी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करता था, कि जो स्टेट सेंटर में, अगर वही स्टेट आपकी स्टेट में है तो उनको रिसोर्सेज ज्यादा मिल जाते थे, अगर सेंटर स्टेट पे आपके डिफरेंट पार्टीज हैं देन वहां पे गड़बड़ हो जाती थी। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि साउथ स्टेट्स को हमने नहीं पनिश करना, ऐसा रीजन दिया जाता है, इसीलिए हमने फ्रीज कर दिया, बट एक्चुअली में क्या था कि इस टाइम पे अगर आप देखोगे बाय 2001 आपका कोalition पॉलिटिक्स का भी राइज हो गया था, जिसमें जो सेंटर की गवर्नमेंट्स थी वो अपने सर्वाइवल के लिए साउदर्न स्टेट्स के साथ कोलिशन में एक्ट कर रही थी। फॉर एग्जांपल पार्टीज लाइक आपका डीएमके पार्टी है तमिलनाडु में, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द पार्टीज। तो ये वाला कोलिशन मेंटेन रहे, इस वजह से ही जो है ये फ्रीज किया गया था। ठीक है, देन मीनवाइल अगर आप देखोगे कि इनिशियली हम देखते हैं कि स्टेट्स सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, है ना, कि स्टेट सिर्फ आपके, हमने इंडिया को एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी पूरी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। बट ओवरऑल ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप 1970 से लेके 2000 तक देखोगे, काफी न्यू स्टेट्स भी बनी नॉर्थ ईस्ट में, देन आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाली न्यू स्टेट्स भी बनी। तो इनिशियली तो स्टेट्स आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे डिफाइंड हुआ करती थी, अब हमारी जो स्टेट्स है वो लैंग्वेज के बेस पे, एथनिसिटी के बेस पे भी बनने लग पड़ी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप तेलंगाना तो चलो लेट बनाया है, ठीक है, आंध्रा की फॉर्मेशन जो है वो आपका लैंग्वेज के बेस पे हुई है। सिमिलरली जो आपका झारखंड की फॉर्मेशन है या छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन है, वहां के ट्राइब्स बोलते थे कि हमारी एथनिसिटी डिफरेंट है एज कंपेयर टू बिहार, एज कंपेयर टू मध्य प्रदेश, इसीलिए हमें अपनी नई स्टेट्स चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अब सिर्फ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं है स्टेट, अब आपकी जो हमारी स्टेट्स हैं वो आपकी लैंग्वेज और एथनिसिटी पे भी निर्भर करती हैं। यानी कि जब आप पार्लियामेंट में कोई भी स्टेट अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी, तो नेचुरल सी बात है कि जब भी आपकी इलेक्शन कैंपेन्स होंगे या जब भी आपकी पॉलिटिक्स चलेगी, तो उसमें ये इश्यूज डिविजिवली एक्ट करेंगे, कि आपके जो इवन पॉलिटिकल स्पीचेस है वो वोट बैंक को तोड़ेंगी बेस्ड ऑन लैंग्वेज, बेस्ड ऑन एथनिसिटी। तो अब ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं रह गई है, अब ये आपका लैंग्वेजेस और एथनिसिटी की भी एक तरह से लड़ाई बनती है। ठीक है, प्लस हमने देखा कि 1991-92 में इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, आपका ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए, जिसकी वजह से जो स्टेट्स के बीच में इनइक्वालिटी थी वो और ज्यादा बढ़ गई, रिचर स्टेट्स और रिच हो गई और जो पुअरर स्टेट्स थी वो और ज्यादा पुअर हो गई। प्लस ऐसा देखा गया है कि जो स्टेट्स रिच है उनके फर्टिलिटी लेवल्स जनरली कम रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन जनरली चेक पे रहती है, और जो आपकी पुअरर स्टेट्स है वहां पे फर्टिलिटी लेवल ज्यादा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि हमारी डेवलपमेंट में भी गैप आ गया, फर्टिलिटी में भी गैप, जो यानी कि स्टेट्स में ना आपस में डेवलपमेंट में भी गैप बढ़ता गया, पॉपुलेशन में भी गैप बढ़ता गया, ठीक है, डेवलपमेंट में भी गैप बढ़ता गया, तो प्लस पॉल्यूशन पॉलिटिक्स का भी राइज हो गया। तो इन सारे कारणों की वजह से जब तक आपका 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 2000 के करीब, तब ये जो हमने सोचा था कि अच्छा अब हम 25 सालों के लिए तो फ्रीज कर दिया, अब हम दोबारा से तब सोचेंगे, यहाँ पे आने के बाद हमने फिर से इसको फ्रीज कर दिया। ठीक है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत अगेन ये जो हमारी फ्रीज है सीट्स के ऊपर, ये फिर से हमारी लागू होगी। वाई? टू पैसिफाई साउदर्न स्टेट्स। इससे हुआ क्या कि आज भी जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो आपके 1971 के सेंसस के बेस पे होते हैं। ठीक है, ड्यू टू विच काफी ज्यादा एसिमेट्री आ गई है। एसिमेट्री कैसे आ गई है, एक एग्जांपल से समझो। बिहार में लेटर से कि अगर एक एमपी है तो वो 3.1 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम ही अगर आप केरला में देखोगे, केरला में एक एमपी सिर्फ 1.75 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेचुरली केरला में पर पर्सन अगर आपने एमपी को अप्रोच करना है तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है पर पर्सन।
लेकिन आपका बिहार में ये रिप्रेजेंटेशन कम है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोगों के पीछे एक एमपी है, तो इस वजह से एक एसिमेट्री क्रिएट हो गई है रिप्रेजेंटेशन में। तो जिस वजह से आपका एक दोनों आपकी साउथर्न स्टेट्स हैं वो आपका प्रॉपरली रिप्रेजेंट आपकी टोटल रिप्रेजेंटेशन में नहीं आ पा रही है, ठीक है। प्लस अगर आप देखोगे, अगर आप आज देखोगे, आज हमारे पास मेनली फाइनेंस कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन हमने डिसमेंटल कर दिया है। फाइनेंस कमीशन ओवरऑल जो टैक्स पूल बनता है उसका सिर्फ 41% स्टेट्स को डिवॉल्व करता है, यानी कि उसका सिर्फ 41% स्टेट्स को देता है। देन अब साउथ वाली स्टेट्स ना, आप ये वाली चीज देखो, ये है फाइनेंस कमीशन का रिवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला। इसका क्राइटेरिया क्या है? सबसे नीचे देखो, पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको रेवेन्यू में ज्यादा शेयर मिलेगा, नंबर 1 थिंग। ऊपर देखो इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस क्या है? एक स्टेट की पर कैपिटा स्टेट जीडीपी या स्टेट इनकम क्या है उसको ना एक बेस लाइन से कंपेयर कर देते हैं। तो जो पुअरर स्टेट्स हैं उनको टैक्स रेवेन्यू का ज्यादा हिस्सा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो आपके एक बेस लाइन से उनकी जीडीपी ज्यादा दूर है, ठीक है। गरीब स्टेट्स हैं वो, तो उनको पर कैपिटा इनकम उनकी कम है, इसीलिए उनको आपका रेवेन्यू शेयर में ज्यादा हिस्सा मिलता है। एज ए रिजल्ट हुआ क्या? साउथ की स्टेट्स बोल रही हैं, पहली बात हमारी पॉपुलेशन कम है, दूसरी बात हमारे इनकम्स ज्यादा है, हम टैक्स रेवेन्यू में हमारी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, हम टैक्स रेवेन्यू में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो आपका फाइनेंस कमीशन का शेयरिंग फॉर्मूला है, इसमें तो दोनों क्राइटेरिया में ही हम पीछे पड़ रहे हैं। तो यू आर पनिशिंग अस, नंबर 1 वाई, बिकॉज हमने पॉपुलेशन कंट्रोल की, इसलिए हमारी रिप्रेजेंटेशन भी कम होगी पार्लियामेंट में। दूसरा, हमारी इनकम्स अच्छी हैं तो हम इनकम डिस्टेंस में भी हमारे पास ज्यादा शेयर नहीं आता। तो दोनों वजह से ये आप हमें पनिश कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज वाई आपकी डिलिमिटेशन का जो अभी आइडिया है उस पर आपका साउथ की तरफ से भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रही है, ठीक है। तो एनीवेज, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में वे फॉरवर्ड क्या दिया गया है? एक तो अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका में हर स्टेट की बराबर हिस्सेदारी है राज्यसभा में, यानी कि हाउस ऑफ स्टेट्स में, सिमिलरली इंडिया में भी राज्यसभा में एवरी स्टेट मस्ट कंट्रीब्यूट सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। कि लेटर से कि 29 स्टेट्स है तो हर स्टेट में से लेटर से कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल ही आए, सो दैट छोटी स्टेट्स का भी प्रॉपर उनकी भी वॉइस सुनी जाए पार्लियामेंट में। प्लस अगर आप बिल्स देखोगे, इंडिया में पार्लियामेंट में काफी तरह के बिल्स हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बिल्स हैं, सिमिलरली मनी बिल्स हैं, ठीक है। तो ये जो मनी बिल्स हैं इसमें राज्यसभा की से ज्यादा नहीं होती, इनको सिर्फ 14 डेज मिलते हैं। इसमें ये जस्ट सजेस्ट कर सकते हैं कि ये चेंजेस कर दो, बट इनकी कोई पावर नहीं होती बिल को वीटो करने की, यानी कि बिल को ना बोलने की, ठीक है। तो राज्यसभा हाँ बोले ना बोले, मनी बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आर्टिकल सजेस्ट करता है कि राज्यसभा को भी पावर देनी चाहिए टू वीटो मनी बिल्स, ठीक है, ये एक चीज है। प्लस जो हमने देखा कि फाइनेंस कमीशन ओवरऑल रिसोर्सेज में से स्टेट को सिर्फ 41% देता है, तो एज पर दिस आर्टिकल स्टेट्स को हमें फिस्कल फेडरलिज्म के हिसाब से ज्यादा पैसा देना चाहिए। रादर 41% से ज्यादा हमें टैक्स रेवेन्यू का जो पूल है उसमें 41% से ज्यादा हमें स्टेट्स के साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी आपकी डिलिमिटेशन के विद रिगार्ड डिबेट है। देन यूएस एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कारण वी टॉक्ड अबाउट कि हमारे पेट्रोल प्राइसेस एंड ऑल इंक्रीज हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम फर्टिलाइजर चैलेंज भी आ रहा है। इंडिया में अगर आप देखो, कतर स्पेसिफिकली आपका नेचुरल गैस के रिसोर्सेज के लिए इंडिया काफी ज्यादा कतर पे डिपेंडेंट है। जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज हैं, इंडिया उस पे 40% वहां से यूरिया इंपोर्ट करता है और 60% लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए इन कंट्रीज पे डिपेंड करता है। जो फॉर एग्जांपल जो सऊदी अरेबिया है वो इंडिया का सबसे बड़ा फॉस्फेट फर्टिलाइजर का सप्लायर भी है। अब रिसेंटली क्या हुआ है, नियरली हमारे जो फर्टिलाइजर प्राइसेस है वो डबल हो गए हैं। डबल क्यों हो गए हैं? क्योंकि सऊदी और कतर ने अपनी फैसिलिटीज बंद कर दी हैं ड्यू टू ईरान कंफ्लिक्ट। ईरान के पास ही है ये दोनों कंट्रीज, सऊदी अरेबिया भी और कतर भी, है ना। तो इन्होंने अपनी फैसिलिटीज बंद कर दी है, जिससे इंडिया में आपकी फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन के ऊपर आपका नुकसान पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि अमोनिया अमोनिया आपकी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में यूज होता है और ये हम इन कंट्रीज से सोर्स करते थे, तो ये अब हमें नहीं अवेलेबल है। सिमिलरली सल्फर की इंपोर्ट्स भी काफी होते थे इन कंट्रीज से, वो भी अभी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया में काफी ऐसे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं जो अपनी ऑप्टिमल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा,
अभी क्या चल रहा है, अभी विल बी सून हैविंग मॉनसून है ना, और मॉनसून के साथ क्या होता है, खारिफ क्रॉप्स सो होती हैं। तो खारिफ सीजन तो फिर भी फर्टिलाइजर्स जितने हैं उसके हिसाब से चल जाएगा, बट जब तक रबी सीजन आएगा तब तक विल बी फेसिंग अ सिवियर फर्टिलाइजर शॉर्टेज। इंडिया में अगर आपको फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करनी है, अगर हम एक जनरल से डिस्कशन करें, फर्स्टली वी आर क्वाइट इंपोर्ट डिपेंडेंट एज फार एज फर्टिलाइजर इज कंसर्न। अगर इंडिया 40 मिलियन टन यूरिया कंज्यूम करता है तो उसमें से 30 मिलियन टन तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है, लेकिन बाकी के लिए हम इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, अमोनिया, सल्फर, इसके लिए भी वी हैव अ ह्यूज डिपेंडेंस ऑन गल्फ कंट्रीज। एट द सेम टाइम जो हमारी फर्टिलाइजर का यूसेज है, इसमें ना 3 मेन फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम। आइडियली इनका रेशियो सॉइल में होना चाहिए 4:2:1, लेकिन क्योंकि यूरिया गवर्नमेंट की तरफ से काफी सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर है, देयरफॉर जो हमारा फर्टिलाइजर यूसेज का रेशियो है वो यूरिया की तरफ या नाइट्रोजन की तरफ काफी ज्यादा बेंड है। यूरिया का मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन होता है। तो अगर आप आज का रेशियो देखोगे 4:2:1 की बजाय ये लगभग 11:4:1 है। ठीक है, 11:4:1 है एनपीके का रेशियो। नॉर्थ इंडिया में ये रेशियो और ज्यादा खराब है। क्यों? नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूसेज भी बहुत ज्यादा बढ़ा था। एट द सेम टाइम नॉर्थ इंडिया में कनाल नेटवर्क्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। नॉर्थ इंडिया के जो रिवर्स हैं वो पेरिनियल है, पेरिनियल यानी कि सारा साल उनमें पानी रहता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे सॉयल जो है नॉर्थ इंडिया की, अगर आप प्लेन्स की सॉयल देखोगे अलूवियल सॉयल है, यानी कि यहाँ पे कनाल्स को डिग करना ईजी है। और जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज ईजी होंगी वहां पे फर्टिलाइजर्स का यूसेज भी ईजी है। एज कंपेयर टू साउथ, साउथ में आपकी जो टेरेन है वो काफी हार्ड रॉक से बनी है। क्योंकि वो हार्ड रॉक से बनी है इसलिए साउथ में कनाल इरिगेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्लस साउथ की जो रिवर्स है वो पेरिनियल भी नहीं है, वो आपकी सीजनल रिवर्स है। ठीक है, मॉनसून डिपेंडेंट रिवर्स है। इसी वजह से आपका नॉर्थ इंडिया में फर्टिलाइजर का जो रेशियो है वो और ज्यादा स्क्यूड है टुवर्ड्स यूरिया, जिसकी वजह से हमारे जो फर्टिलाइजर में यूजेज में इम्बैलेंस है। आपको ना एक और बता दूं कि गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले सॉइल हेल्थ कार्ड स्टार्ट किए थे, सो दैट वी कैन मेक आउट हाउ मच ऑफ अ फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर सॉइल, कि किसी रीजन में उसकी सॉइल को कितना फर्टिलाइजर कौन सा चाहिए वो हम मेक आउट कर सके, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन यूज द फर्टिलाइजर्स। देन नाउ व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, या अभी क्या ऑल्टरनेटिव्स है, एक तो हम गल्फ कंट्रीज पे डिपेंड ना होके मोरक्को, जॉर्डन, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्रीज से हम सोर्स कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स। एट द सेम टाइम पीपल आर सजेस्टिंग, या आपके एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है जो वो सजेस्ट कर रहे हैं कि नैनो यूरिया की तरफ वी हैव टू मूव। व्हाट इज नैनो यूरिया? लिक्विड फॉर्म में ना एक बॉटल में आपको यूरिया कंसंट्रेटेड फॉर्म में सप्लाई कर दिया जाता है। यू कैन डायरेक्टली यूज इट आपके लीव्स के ऊपर, रूट्स में एक्सेट्रा। सो सम पीपल क्लेम कि एक छोटी बॉटल यूरिया लगभग 50 किलो के यूरिया के बैग को रिप्लेस कर देती है। ये एक चीज है। दूसरी, एक ना हम टर्म पढ़ते हैं, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। अगर आप देखोगे कि प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को अपटेक नहीं कर सकते एटमोस्फियर से, इसीलिए हम फर्टिलाइजर्स के थ्रू आपका प्लांट्स को इंश्योर करते हैं कि इनको नाइट्रोजन बराबर मिले। अब अगर ये नाइट्रोजन क्विकली सप्लाई होगा तब इसकी अब्जॉर्प्शन रेट कम होंगे। जैसे कि अगर हम पाउडर्ड फॉर्म में फर्टिलाइजर देंगे, जैसे कि यूरिया के बैग्स वगैरह आते हैं, तो उससे जो क्विकली आपके फर्टिलाइजर पहुंचेगी जिसकी अब्जॉर्प्शन इतनी जल्दी नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप नैनो यूरिया यूज करोगे तो अब्जॉर्प्शन बहुत स्लोली होगी, जिससे आपके प्लांट्स बेटर अब्जॉर्ब कर पाएंगे नाइट्रोजन को। ठीक है, तो ये एक नैनो यूरिया का एडवांटेज बताया जाता है। बट एट द सेम टाइम सम पीपल आल्सो कंटेस्ट कि नहीं, ये जो आपकी 50 केजी वाले बैग वाली बात है ये आपकी सही नहीं है। ठीक है, एट द सेम टाइम आपका एक तो नैनो यूरिया ऑल्टरनेटिव हो गया। ठीक है, दूसरा नीति आयोग सजेस्ट करता है कि फर्टिगेशन की फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन को यूज किया जाए, जिससे आपका जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स है उनको सरकार सब्सिडी दे, रादर दैन जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके से हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। इनफैक्ट जब आप फर्टिलाइजर्स को एक सॉल्युबल फॉर्म में इरिगेशन के साथ यूज करते हो तो उनकी एफिशिएंसी अब्सॉर्प्शन की और ज्यादा बढ़ती है। देन वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजर फोर्टिफिकेशन। ये जो फोर्टिफिकेशन टर्म है,
इसको आपने ना ग्रेन्स में सुना होगा। यूजुअली जो हमारी हंगर, माल न्यूट्रिशन, ये वाली जो प्रॉब्लम्स है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बायोफोर्टिफिकेशन। व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन? हमारे जो ग्रेन्स है जिनको हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में व्हीट एंड साउथ इंडिया में राइस, ये ट्रेडिशनली आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिंक, आयरन, इन सब में ये थोड़े आपके इनमें नाइट्रो आपके जिंक और इन सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है। हम एडिशनली इनमें बायो फोर्टिफाई करते हैं, ठीक है, एडिशनली एड ऑन करते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट कह रही है कि फर्टिलाइजर्स का यूज कम हो, इसीलिए हमें फर्टिलाइजर्स को फोर्टिफाई करना चाहिए। इनको हमें जिंक और बोरॉन जैसी चीजों के साथ आपका फोर्टिफाई करना चाहिए। इसके साथ एक ये आर्गुमेंट भी है कि जो किसान है वो वैसे भी अपने खेतों में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के लिए अलग से भी तो जिंक सल्फेट पे इन्वेस्ट करता है, तो क्यों ना जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उन्हीं को ही फोर्टिफाई किया जाए जिंक के साथ, सो दैट ओवरऑल फर्टिलाइजर हमारा कम यूज हो, ठीक है, और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसके लिए किसान को भी अलग से खर्चा ना करना पड़े, ठीक है। एट द सेम टाइम जब ये फर्टिलाइजर का क्राइसिस चल रहा है तो एक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। कौन सी इंडस्ट्री को? बायोस्टिमुलेंट्स। व्हाट आर बायोस्टिमुलेंट्स? आपका एक तो हो गया केमिकल फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, फॉर एग्जांपल यूरिया, नाइट्रोजन जिसमें मेन कंपोनेंट है, पोटेशियम, देन आपका फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है। एट द सेम टाइम हम बैक्टीरिया को, फंगस को, सीवीड एक्सट्रैक्ट को, इनको भी आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज बायोस्टिमुलेंट्स, ठीक है। तो ये जो आपके माइक्रोब से हम आपके सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं, दिस इज नोन एज बायोस्टिमुलेंट्स। बायोस्टिमुलेंट्स का फायदा एक और है, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया की सैलिनिटी ज्यादा है या किसी एरिया में ड्राउट प्रोन एरिया है, तो वहां पे जो हमारे नॉर्मल फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया, फॉस्फोरस, वो सब इतने काम नहीं आते हैं, लेकिन ये जो बायोस्टिमुलेंट्स हैं ये इस तरह की स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी वर्क करते हैं, तो ये इनका एक एडवांटेज है। प्लस जो हमने नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी की बात की थी कि नाइट्रोजन बराबर अब्सॉर्ब भी हो पा रहा है कि नहीं, तो जब हम बायोस्टिमुलेंट्स यूज करते हैं तो नाइट्रोजन की एफिशिएंसी, अब्सॉर्प्शन की, वो भी इंक्रीज होती है। अगला ऑल्टरनेटिव है फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। सी, एक ना हम सॉइल में यूज करते हैं नाइट्रोजन, एक हम यूज करते हैं फॉस्फोरस। जनरली जब हम इरिगेशन यूज करते हैं तो ये जो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया, ये तो पानी में इजीली आपका घुल मिल जाते हैं, दे कैन इजीली डिसॉल्व इन वाटर, दे आर मोर सॉल्युबल, ठीक है। बट ये जो आपके फॉस्फोरस वाले होते हैं दे आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल, तो इनको और ज्यादा सॉल्युबल बनाने के लिए हम फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो फॉस्फोरस की सबस्ट्रेट है और ज्यादा आपकी सॉल्युबल हो सके और फॉस्फोरस का हमें ओवरऑल यूसेज हमारी कम हो जाए। जितना फॉस्फोरस अवेलेबल होगा उतने हमें बाहर से एक्स्ट्रा फॉस्फोरस कम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया भी इसका एक सॉल्यूशन। प्लस अगर आप गवर्नमेंट का सब्सिडीज देखोगे तो 3 F की तरफ, फूड, फर्टिलाइजर एंड आपका फ्यूल, काफी ज्यादा गवर्नमेंट की सब्सिडी का बर्डन कैरी करता है ये 3 चीजें। तो अगर जो हमारी एक केलकर कमेटी थी 2012 की, इट हैज सजेस्टेड कि ये वाली जो सब्सिडीज है ये लंबे टाइम तक सस्टेनेबल नहीं है, इसीलिए इनको कम करना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडीज को रैशनलाइज करना चाहिए। वो कैसे हो सकती है कि आप नैनो यूरिया प्रमोट करो, देन आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, आपका बायोस्टिमुलेंट्स प्रमोट करो, एट द सेम टाइम फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को एज एन ऑल्टरनेटिव देखो, ठीक है। देन दिस वाज अ स्मॉल क्लिपिंग इन टुडेज न्यूज़पेपर, वेयर बाय बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारी पाइप्ड नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस क्या है, मीथेन, है ना, जब ये पाइप फॉर्म में अवेलेबल है तो इसका एक यूसेज जो हमारी सिरामिक इंडस्ट्री है उसमें भी काफी ज्यादा होता है। सिरामिक इंडस्ट्री की आपकी पॉटरी, टाइल्स, है ना, ये सब जो बनती है, तो इसमें जब फॉर एग्जांपल जब इन टाइल्स को बेक करना होता है, जिसको हिंदी में हम भट्टे बोलते हैं, इंग्लिश में भी कॉल इट किल्स, है ना, तो ये जो आपकी टाइल किल्स है, पॉटरी की किल्स है, इनको चलाने के लिए वी ऑल्सो नीड पाइप नेचुरल गैस। तो क्योंकि अब पाइप नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी में दिक्कत आ रही है तो सिरामिक इंडस्ट्री भी सफर कर रही है, ठीक है। देन तमिलनाडु में देयर इज अ प्लेस नोन एज विरुधनगर, वहां पे देयर वाज अ फायर एक्सीडेंट, है ना। सिमिलरली देयर हैव बीन फायर एक्सीडेंट्स एट अदर लोकेशंस एज वेल। तो उसके रिगार्डिंग आज एक्सप्रेस में देयर वाज अ स्मॉल आर्टिकल। अगर आपको
फायर इंडस्ट्री या फायर हजार्ड्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, बिकॉज डिजास्टर वाला टॉपिक भी आपका जीएस3 में है। सो कुछ इश्यूज आप देख लो जो आप कॉमनली लिख सकते हो फायर इंसिडेंट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरली क्या होता है, इलीगल फायरवर्क्स का यूज। क्योंकि इलीगल फायरवर्क्स यूज हो रहे हैं, दे एक्चुअली एक्सीडेंटली डेटोनेट, कि इनका ये आपका प्रॉपर तरीके से तो बने नहीं होते, जनरली होम क्लस्टर्स में बने होते हैं, तो ये एक्सीडेंटली डेटोनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी फायर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है। देन जिन लोगों को लाइसेंस मिलता है फायरवर्क्स बनाने का, वो भी प्रॉपरली आपका अच्छे से ओवरसाइट करके आपका कि अच्छा क्या ये केपेबल है फायरवर्क्स बनाने की, क्या ये सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या इनके पास फायर सेफ्टी मेजर्स हैं, ये सब भी चेक नहीं होता है। एट द सेम टाइम होम बेस्ड क्लस्टर्स बन गए हैं हाई डेंसिटी स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, दिल्ली, घरों से ही लोग फायरवर्क यूनिट्स ऑपरेट कर रहे हैं। प्लस जो हमारे रेगुलर टाइमिंग्स है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फायरवर्क्स आपके सिर्फ डे टाइम में प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि ये जो फायर बेस्ड एक्सीडेंट्स है या तो आपके अर्ली मॉर्निंग में होते हैं या नाइट में, विच मीन्स की प्रोडक्शन शायद उस टाइम पे भी चल रही होगी, तो ये भी एक कारण है ड्यू टू विच दीज फायर एक्सीडेंट्स टेक प्लेस। ठीक है, देन देयर इज अ लोकेशन नोन एज त्रिशूर इन केरला। यहाँ पे ना एक फेस्टिवल हो रहा था जिसमें फायरवर्क्स का काफी ज्यादा यूज होता है। यहाँ से क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे इसी लोकेशन के पास देर आर सर्टन हॉस्पिटल्स, है ना, सर्टन स्कूल्स। ये हॉस्पिटल्स और स्कूल्स क्या होते हैं, साइलेंस जोन्स होते हैं ना, दे रिक्वायर साइलेंस। तो अब क्योंकि पास में ये फेस्टिवल्स के कारण इतना ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है, सो क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, दिस इज अ क्लिपिंग ऑफ द हिंदू, कि व्हाट आर दी सेफर फायरवर्क ऑल्टरनेटिव्स, कि सेफ ऑल्टरनेटिव्स क्या है, कि क्या यूज करें कि नॉइज पोल्यूशन ना क्रिएट हो। तो इसमें ना एक टेक्नोलॉजी की बात की गई है जिसको बोलते हैं कोल्ड स्पार्क टेक्नोलॉजी। ये जो कोल्ड स्पार्क टेक्नोलॉजी है, इसके दो फायदे, वन, इट विल कॉज लेसर नॉइज पोल्यूशन, सेकेंड, जब भी कोल्ड स्पार्क टेक्नोलॉजी से बने क्रैकर्स, फायरवर्क्स आपके बर्स्ट करेंगे, सो बिफोर रीचिंग ग्राउंड ये आपके कूल डाउन हो जाएंगे एंड दैट विल दे विल बेसिकली गो ऑफ एंड ये आपका फायर के चांसेस को भी मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, सो इसमें बेसिकली आपका मेटल अलॉय पाउडर को काफी बारीक करके यूज किया जाता है, बट एट द सेम टाइम दे आर स्टिल एक्सपेंसिव, देयरफॉर अभी भी इनकी यूसेज इतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है। देन इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसमें दो तीन पॉइंट्स ही हैं सिर्फ। देयर वाज दिस आपका हिंदू में ही था रिजर्वेशन के ऊपर, वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, जस्ट सर्टेन एडिशनल पॉइंट्स। एक तो जब भी हम वुमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं, वी आर सॉर्ट ऑफ एक्सटेंडिंग डेमोक्रेसी टू अ सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दैट इज आपका वुमेन को हम आप बोलते हैं कि नियरली 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, इनको भी आप डेमोक्रेसी में लेके आओ, इनकी भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंश्योर करो। इस चीज को हम बोलते हैं कि हम डेमोक्रेसी को और ज्यादा डीपन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला है एक आर्ग्यूमेंट, सरपंच पति वाला आर्ग्यूमेंट, कि इवन तो हम रिजर्वेशन पंचायत में लेके गए थे, लेकिन आपका जो डिसीजन मेकिंग थी वो उनके हस्बैंड्स के पास थी। ठीक है, लास्ट में अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, जिन कंस्टिट्युएंसीज में वुमेन इलेक्ट हुई थी उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस 1.8 परसेंटेज पॉइंट्स बेटर थी एज कंपेयर टू वो कंस्टिट्युएंसीज जहां पे मेल इलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो ये आप एक पॉइंट है, यू कैन यूज दिस इन योर मेंस आंसर। ठीक है, देन अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हो, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी कंपनी के बोर्ड रूम्स होते हैं उसमें एक वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है, बट देन ये भी आपका कंपनीज प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाती है, और जो सीनियर पोजीशंस है कॉर्पोरेट्स की वहां तक वुमेन नहीं पहुंच पाती है। सो दिस इज ऑल, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सो वी स्टार्टेड विद वाटर की प्रॉब्लम, मीशा कमेटी विच सजेस्टेड कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को सेम ही बॉडी को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हमने देखा कि कैसे कार्ल मार्क्स से माओ जेडोंग ने इंस्पिरेशन ली, एंड फ्रॉम माओ जेडोंग मूवमेंट जो कि चाइना में हुई थी, इंडिया में भी नक्सलबाड़ी अपराइजिंग स्टार्ट हुई। आज के टाइम पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कंट्रोल्ड है, बट द क्वेश्चन इज कि सिर्फ सिक्योरिटी को मैनेज करनी ही हमारी प्रॉब्लम नहीं थी, वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि इस एरिया तक डेवलपमेंट भी अब पहुंचे। ठीक है, वर्क प्लेस में डेथ्स हो रही है तो वर्क प्लेस हजार्ड के ऊपर आपकी ये आर्टिकल था। देन डिलिमिटेशन एंड ये कैसे फेडरलिज्म के साथ आपका इंटरलिंक हो रहा है।
फर्टिलाइजर चैलेंज, व्हाट कैन बी दी ऑल्टरनेटिव्स? नैनो फर्टिलाइजर ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, बायोस्टिमुलेट्स ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, ठीक है। देन फर्टिगेशन की इरिगेशन के साथ आप यूज करो, ड्रिप्स के साथ आप यूज करो फर्टिलाइजर्स को, ये ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर फोर्टिफिकेशन करो, देन फॉस्फेट सॉल्युबाइजिंग बैक्टीरिया, देन ये सिरामिक इंडस्ट्री भी पाइप नेचुरल गैस को यूज करती है। फायरवर्क्स के लिए क्या क्या मेन इश्यूज हैं कि वर्कर्स ओवर टाइम काम कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट में काम कर रहे हैं, प्लस आपकी जो लाइसेंसिंग है फायरवर्क जो बना रहे हैं वो अक्सर होम बेस्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर स्टोरेज है। सेफर ऑल्टरनेटिव्स क्या है? कोल्ड स्पार्क टेक्नोलॉजी, जिससे आपका फायर के हजार्ड्स भी कम होते हैं, एट द सेम टाइम नॉइज पोल्यूशन भी कम होता है। देन रिलेटेड टू वुमेन्स रिजर्वेशन। सो ये आज की न्यूज आइटम्स है। सो सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।